वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एकेडमी विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ए लेवल्स जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और किस तरह से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, किस तरह से हम अच्छी प्रिपरेशन करके ए लेवल्स में ए स्टार एंड डिस्टिंक्शंस हासिल कर सकते हैं। सो ऑल वी विल कवर इन दिस वीडियो, बट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम। सबसे पहली बात करते चलेंगे कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना ओ लेवल ख़त्म किया होता है और अपना ओ लेवल कंप्लीट करके जब वो ए लेवल स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि ए लेवल्स भी ओ लेवल्स की तरह है। आप इसका प्राइवेट पेपर तो दे सकते हो, लेकिन इसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर लोगे और ये फ़ौरन से आपको ए स्टार दे देगा आपके एक सब्जेक्ट पर। लेकिन ए लेवल्स ओ लेवल्स नहीं है, ये बात याद रखने की ज़रूरत है। वो कैसे? हमारे ओ लेवल्स हम लोगों ने जब पढ़ा था और हम प्रिपरेशन करने के बाद अक्टूबर नवंबर में या मई जून में पेपर देते थे तो हम एक ही टाइम सारे कंपोनेंट्स देते थे और जितने कंपोनेंट्स रिक्वायर थे वो सब देते थे। फॉर द मेडिकल कैंडिडेट्स आप लोग जो है वो एटीपी देते थे अपना फॉर प्रैक्टिकल, और जिनको पेपर 3 रिक्वायर था वो पेपर 3 देते थे, लेकिन अपने सारे कंपोनेंट्स देते थे। कंपोनेंट नंबर 1 एमसीक्यू, कंपोनेंट नंबर 2 थ्योरी और कंपोनेंट नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 6 इज़ योर प्रैक्टिकल्स। ये कंपोनेंट देने के बाद आप अपने रिज़ल्ट का वेट करते थे और जैसे ही ओ लेवल का रिज़ल्ट रिलीज़ होता था तो आप देखते थे कि मेरा क्या ग्रेड बना है। लेकिन ए लेवल्स इस तरह से नहीं होता, ए लेवल्स बहुत डिफरेंट है। इसमें आपको सारा वही करना होता है कि अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ती है। अक्टूबर नवंबर या मई जून में आप पेपर देते हो, प्लस यहाँ पर फरवरी में भी, मार्च में भी और जनवरी में भी पेपर होते हैं। ठीक है, ये पेपर्स प्राइवेट होते हैं ऑब्वियसली, और आप अपनी जो है वो टाइम निकाल के मेमोराइज़ करते हो। ठीक है, और उसके बाद आप पेपर देते हो अपना। तो एएस लेवल एंड ए2 लेवल आप इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लो। ए लेवल्स बेसिकली 2 साल का होता है। इसमें पहला साल आपका एडवांस सब्सिडरी लेवल कहलाता है, विच इज़ योर एएस लेवल। ठीक है, ए1 नहीं कहना, आज से एएस कहना। ठीक है, और आपका जो सेकंड ईयर होता है वो कहलाता है ए2 लेवल। ठीक है, तो ए2 ए मीन्स कंप्लीट ए लेवल्स आपका ए2 में होता है। ठीक है, एएस में आपको जो है सब सिलेबस कंटेंट की अगर हम बात करें तो फॉर सपोज़ अगर ये 20 हैं, आपको 20 चैप्टर्स पढ़ने लेवल्स में, तो 10 आपको पढ़ने पड़ेंगे एएस में और बाकी के 10 आपको पढ़ने पड़ेंगे ए2 में। लेकिन ए2 में आपको एएस के जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे याद रखना पड़ता है, उसे मेमोराइज़ करना पड़ता है, और उसका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर भूल जाते हैं तो उसे दोबारा पढ़ना पड़ता है, वरना ए2 में प्रॉब्लम आती है। एएस में आप पेपर देते हो अपना। ठीक है, फॉर सपोज़ आपने पेपर दिया मई जून में और आपका अगस्त में जो है रिज़ल्ट रिलीज़ हो गया। अब जो रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है, फॉर सपोज़ आपका ग्रेड बना है बी, आपने दिया मैथमेटिक्स और उसमें आपका ग्रेड बन गया बी। तो अब ये आपका फाइनल ग्रेड नहीं है, अभी ये आपका एडवांस सब्सिडरी लेवल का ग्रेड है, यानी एएस लेवल का ग्रेड है, और आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा इन योर ए2, यानी आपको जो है वो ए2 में और मज़ीद मेहनत करके बाकी के जो सिलेबस रिक्वायर है वो पढ़ना पड़ता है और उसके बाद उसका पेपर देना पड़ता है। प्लस अगर फॉर सपोज़ हम मैथ्स की बात करेंगे तो फॉर सपोज़ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल के लिए समझेंगे, मैथ्स में ए लेवल्स में 4 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर आपके होंगे एएस में और 2 पेपर होंगे आपके ए2 में। बायोलॉजी के 5 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर होंगे आपके एएस में और 2 पेपर होंगे आपके ए2 में। जो 3 पेपर आपके एएस में होते हैं वो होते हैं एमसीक्यूज़, थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल यू नीड टू परफॉर्म, और जो ए2 में आपको पेपर देना पड़ता है वो 2 होते हैं, पेपर 4 एंड पेपर 5, वेयर पेपर 4 इज़ योर थ्योरी अगेन एंड योर पेपर 5 इज़ योर प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आपका ओवरऑल ग्रेड बनाया जाता है कि आपने इन 5 कंपोनेंट्स में जो जो ग्रेड हासिल किए हैं वो आपका फाइनल ग्रेड बनता है। लेकिन एएस में आप अलग से देते हो और ए2 में आप अलग से देते हो, तो आपके लिए ये बर्डन कम हो जाता है, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और अपना एएस पर इतना फोकस करना होता है कि आप कम से कम ए ग्रेड या बी ग्रेड लेकर आएँ। और क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, ए लेवल्स में ये ग्रेड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लाइक एक अच्छी यूनिवर्सिटी का मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड है 2 बी और 1 सी। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इन्फॉर्मेशन, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये इसी का एम करें। एम आपको डिस्टिंक्शंस और ए स्टार का करना है इन योर ए लेवल्स, एंड सीरियसली ए लेवल्स में डिस्टिंक्शन इम्पॉसिबल नहीं है। क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, इट्स बिट डिफ़िकल्ट, लेकिन आप ऑर्गेनाइज रहें, प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, तो फिर आपकी डिस्टिंक्शंस ईजिली आ जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते चलेंगे यहाँ पर कि हमारे कंपोनेंट्स वाइज हमें कैसे ग्रेड मिलता है। फॉर सपोज़ आपने एमसीक्यू में ले लिया ग्रेड ए, आपने थ्योरी में ग्रेड बी ले लिया और आपने प्रैक्टिकल में भी ग्रेड ए ले लिया।
इट्स ऑल अबाउट योर थ्योरी जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आपने बाकी दोनों में भी ए ले लिया तो फॉर सपोज़ आपका ग्रेड बन गया ए। अब A2 में ये ग्रेड गिर जाता है। ये किस तरह से गिरता है? आपने AS में अपना ग्रेड ए ले लिया और A2 में आपको फर्दर इम्प्रूव करना पड़ता है। जब आपका पेपर 4 आता है जो हाईएस्ट वेटेज में होता है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी कैंडिडेट्स फॉर ए लेवल्स, तो आपका पेपर 4 में सबसे ज़्यादा आपको वेटेज मिलता है। अगर आपका पेपर 4 में गंदा ग्रेड बन गया इन केस, तो आपका ए ग्रेड अच्छा खासा चला जाएगा और ये बी या सी बन जाता है। सी तक तो नौबत नहीं जाती है, बट अगर बहुत ही गंदा पेपर किया तो जा भी सकती है। अब A2 में आपको इम्प्रूव करना पड़ता है और अपना सारा जो इम्पोर्टेंट अपना एजुकेशन है, जितना पढ़ा आज तक, वो सारा आपको अपना पेपर 4 पे लगाना पड़ता है इन योर A2 लेवल विच इज़ द सेकेंड ईयर ऑफ़ योर ए लेवल्स। इसमें आपको अपना पूरी जो है वो जान, मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद अच्छी तरीके से पेपर 4 करना है और पेपर 5 भी करना है और उसके बाद आपको एक अच्छा ग्रेड मिलता है। लेकिन AS में जो ग्रेड अचीव करते हैं वो A2 में इम्प्रूव करना पड़ता है और अगर AS में बच्चों का ग्रेड E आ जाता है या D आ जाता है तो उन्हें रीटेक भी देना पड़ता है ताकि उनका A2 में अच्छा ग्रेड बने, क्योंकि E को आप इम्प्रूव किस हद तक करेंगे। E ज़्यादा से ज़्यादा आपको D ग्रेड देगा और D ग्रेड कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। प्लस एक बात और, मैं ए लेवल जर्नी स्टार्ट करने से पहले सारे उन कैंडिडेट्स से मुखातिब हूँ और उनको ये क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि जो ये सोचते हैं कि यार ये यूनिवर्सिटी ए लेवल्स एक्सेप्ट नहीं करती, वो यूनिवर्सिटी कर लेती है, ये नहीं करती वो कर लेती है। इट्स ऑल अबाउट वॉट एवर के रूमर जो फैला हुआ है। देखो, क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं वो ए लेवल ग्रेड्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है, आपको उससे अबव लेकर जाना है। कम से कम ए ग्रेड लेकर आओ अपने लेवल्स में और ए स्टार लेकर आओ अपने लेवल्स में, ताकि फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप भी जो है वो प्रोवाइड करें और आपका एडमिशन भी फ़ौरन जल्दी से हो जाए, ठीक है। ए लेवल्स में आपको स्ट्रगलिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा। अच्छा, ए लेवल्स ओ लेवल्स की तरह नहीं, जैसे मैंने भी कहा था, इसका ये मतलब है कि आपको सिर्फ 2 या 3 महीने पहले अपने पास पेपर से स्टार्ट नहीं करने और एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले या इवन 4 महीने पहले अपना सिलेबस कंटेंट रिवाइज़ करना स्टार्ट नहीं करना होता, बल्कि आपको द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ऑफ़ योर ए लेवल्स आपको फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर देना होता है। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें जो आपको समझ आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं, उन्हें क्लैरिफ़ाई करें और जब तक कि वो क्लैरिफ़ाई नहीं हो रही है तो आप आगे नहीं बढ़ें और पहले उस चीज़ को सोचें, रुक कर और समझें और फिर आगे बढ़ें। ए लेवल्स वाक़ई में थोड़ा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिज़न टू ओ लेवल्स। इसमें ये इस तरीके से होता है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप 2 महीने पहले पास पेपर करोगे और आपका ए बन जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास पेपर जब आप खोलोगे, समझोगे, पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि कितना घुमा फिरा के वो आपको देते हैं। क्वाइट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की होती है तो MCQs आपके लिए बहुत ईजी होते हैं। थ्योरी में बच्चा अक्सर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, वो इन्फॉर्मेशन और पेपर को उस तरह अटैम्प्ट हरगिज़ नहीं करना जैसे आपने ओ लेवल्स के पेपर्स को अटैम्प्ट किया था, क्योंकि ए लेवल्स में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी पड़ती है और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ भी काउंट होती है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेकिंग भी होती है और आपको बहुत अच्छे से पेपर करना पड़ता है। अच्छा, वो कैंडिडेट्स जो अपना बायो केमिस्ट्री या फिज़िक्स चूज़ करते हैं, उन्हें अपने प्रैक्टिकल्स देने पड़ते हैं इन योर AS, और जो बच्चा कंप्यूटर सेलेक्ट करता है, कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करता है, उसे अपना A2 में एग्ज़ाम प्रैक्टिकल देना पड़ता है, यानी परफॉर्म करना पड़ता है। कंप्यूटर कैंडिडेट्स अपना जो है परफॉर्म करते हैं फ्रॉम योर लैपटॉप्स, ठीक है, और जो भी फिज़िक्स कैंडिडेट्स हैं वो अपना परफॉर्म करते हैं थ्रू परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल्स, इलेक्ट्रिक्स और मैकेनिक्स, ठीक है। इस तरह से बायोलॉजी में आपको जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों को भी केयरफुली लेकर चलना होता है। और ऑब्वियसली कि आप ओ लेवल से प्रिपेयर्ड नहीं होते, क्योंकि ओ लेवल्स में आप अपना पेपर 4 देते हैं ATP, तो आपके लिए ए लेवल्स जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाती है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भले इसका वेटेज कम हो लेकिन ये अच्छे खासे मार्क्स आपको देता है और ये ईज़ी है, आप इसको ईज़िली कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्लस ए लेवल्स में आप अपना जैसे मैंने आपको बहुत सारी गाइडेंस दी हुई है ऑलरेडी, MCQs की ट्रिक्स बताई हुई है, सब कुछ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है गाइडेंस में कि आप अपना जो है वो सोशल मीडिया टाइम मिनिमाइज़ करें, अपना टेलीविज़न टाइम मिनिमाइज़ करें, कोशिश करें कि आप स्पोर्ट्स ना खेलें, गेम ना खेलें, कोई फ़जूल टाइम वेस्ट ना करें, फ़जूल में बैठे हुए हैं, फ़जूल में ऊट पटांग किताबें पढ़ें। मतलब ऑब्वियसली किताब आपको इन्फॉर्मेशन तो देती है, बट ओ लेवल्स और ए लेवल्स से किताबें पढ़ें। आप ए लेवल्स में हैं, आपको बहुत अच्छे से अपनी बुक को रट्टा मार के पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है
और मैंने बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स की अलग से ए लेवल्स गाइडेंस भी दी हुई है, एएस लेवल गाइडेंस दिए हुए, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। ए लेवल्स इस तरीके से है, ठीक है। अब बात करते चलेंगे वो कैंडिडेट्स के जो चाहते हैं कि हम पूरा ए लेवल्स एक साथ दें, तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा दिमाग में सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि आपको सारे कंपोनेंट्स एक साथ देने पड़ते हैं, फिर आपको उसकी अलग से प्रैक्टिस रिक्वायर है। हर कंपोनेंट अलग अलग फील्ड रखता है, मतलब अलग अलग प्रिपरेशन रखता है। कोई प्रैक्टिकल रखता है तो कोई रिटन प्रैक्टिकल रखता है, ठीक है। कोई आपको एमसीक्यू देता है तो कोई आपको थ्योरी क्वेश्चंस देता है, और पेपर टू पेपर फॉर्म में तो बच्चा कंफ्यूज होता है जब वो एक साथ देता है। तो इसलिए ए लेवल्स दो हिस्सों में डिवाइड है, एएस और ए2 में। एक्सीलेंस आइकन इस चैनल पर हमारे पास अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो सब एएस की हो चुकी हैं, और आगे जाके हम ए2 क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लास सो आई एम ऑल्सो अवेलेबल, और आपको मैं इसका जो फ़ोन नंबर भी दे दूँगा आपको, डू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ए लेवल जर्नी आपके लिए है कि थोड़ा लाइक स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आपको अच्छे अच्छे ग्रेड्स मिल जाते हैं। जिसको फ्लैश कार्ड्स का नहीं पता हो, मैं बताता चलूँगा। मैंने अपनी गाइडेंस में बताया था कि फ्लैश कार्ड्स जस्ट अ लिटिल रिवीजन और अ क्विक रिवीजन जिसे हम कहते हैं, लेकिन स्टिल के फ्लैश कार्ड्स आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जो आपको पेपर 2 में लिखना पड़ता है। पेपर 2 में लिखने के लिए आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, अपनी कॉपी जो लेक्चर्स नोट किए थे वो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट होता है, जी हाँ, यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट भी होता है और स्कूल कैंडिडेट भी होता है इन ए लेवल्स, और इवन आप प्राइवेट भी पेपर दे सकते हैं अपना, ठीक है। और आप रीटेक भी दे सकते हैं, बच्चा रीटेक भी दे रहा होता है, बट मैं कहता हूँ रीटेक ना दें, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा करें कि आपको रीटेक देने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो टिल दैट ऑल ओवर योर ए लेवल्स जर्नी, और अब तक की जर्नी जो ए लेवल्स की थी, आई होप कि आपके लिए ईजी हो, और जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मैं होप करता हूँ उसके लिए भी कि वो भी ईज़ी अपने जो है वो जर्नी को बस स्टे ऑर्गेनाइज, जो जो बातें बताई हैं उस पर गौर फिक्र करें और बहुत एहतियात से सारा पेपर सॉल्व करके आएँ, और ए लेवल्स आपका क्विकली ईजीली हो जाएगा। बस आपको जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, जो जो मैंने बातें बोली अगर उस पर अमल करेंगे तो आपका ए लेवल्स ईजी होगा, वरना आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी होगी। एंड डू नॉट ओपन योर पैनिक मोड। आप ए लेवल्स के किसी भी स्टेज में आपको अपना पैनिक मोड ऑन नहीं करना कि यार ये क्या है, वो क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, वो पेपर इतना ख़तरनाक आ गया था, मेरे मार्क्स गिर गए, नहीं। स्टे काम एंड फील कंफर्टेबल ऑलवेज, तो फिर आपका पेपर भी बहुत बेहतरीन होगा और आप ए लेवल्स को एस भी कर लेंगे। सो आई होप दैट यू लर्न एवरीथिंग इन दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे जो कुछ सुना है, ठीक है। एंड टिल दैट विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।